नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 25 अगस्त 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो आज जो पहला आर्टिकल हमें कवर करना है, इट इज रिलेटेड विद नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। देन वी विल डिस्कस अबाउट National Food Security Act 2013 and at the end we will discuss about electoral bonds. What are they and why it is in news? We will discuss the whole concept. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ओके, तो हुआ क्या है, रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसने क्या किया है, एक न्यूली नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अपॉइंट की है। ठीक है ना, एक नई काउंसिल बनाई गई है। इस काउंसिल को बनाया गया है अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 से इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात करता है एक काउंसिल बनाने की, जिस काउंसिल का नाम होगा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, और इस काउंसिल को रिसेंटली स्टैब्लिश भी किया जा चुका है, इसलिए तो ये न्यूज में आया है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इस एक्ट का अगर हम दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखें तो इस एक्ट में एक डेफिनेशन की बात करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, इसमें क्या हुआ, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, इस एक्ट के आने से पहले जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स थे उनकी एक एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है ना, कहीं भी आप कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देख लें, आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें या कोई और अदर एक्ट्स उठा के देख लें, वहां पर थर्ड जेंडर की बात नहीं करता था। ठीक है, और अगर कहीं पर डिस्कस था भी तो उनकी डेफिनेशन को मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, इस एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सर्टिफाइड डेफिनेशन अलॉट कर दी गई है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर पर्सन वो व्यक्ति होगा जिसका जेंडर जो बर्थ में असाइन किया गया जेंडर होगा ना, उससे मैच नहीं खाता है। यानी कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसे जेंडर दे दिया जाता है, या तो मेल या फीमेल। ठीक है, लेकिन जब वो व्यक्ति आगे जाके डेवलप होता है तो जो उसका जेंडर आएगा वो उसके बर्थ जेंडर से मैच नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मेल या फीमेल नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसमें ऐड किया जाएगा, तो देखिए जेंडर क्योर्स हैं आपके। ठीक है, फिर आपके कुछ किन्नर्स और हिजरा, जिन्हें हम कम्युनिटी सोशल कल्चर में जानते हैं जिन नामों से, उन्हें इस एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में डाला जाएगा। ओके, हम और थोड़ी बात करें इस एक्ट के बारे प्रोविजन से, तो एक प्रोविजन इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इसके सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशू किया जाएगा ट्रांसजेंडर पर्सन को, और वो सर्टिफिकेट इशू करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस। ऑलराइट, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट का तो वो है प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन से, यानी कि किसी भी तौर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को। बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है इन लोगों के अगेंस्ट, चाहे हम बात करें एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। यहाँ पर कहीं पर भी हमें ये व्यक्ति देखने को नहीं मिलते। आप कहीं पर भी किसी भी एजुकेशन सेंटर में जाएं, आपको बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी से आएंगे। एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में इनको जॉब ऑफर्स नहीं की जाती हैं, और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो भी इन्हें अवेलेबल नहीं की जाती हैं। ऑलराइट, फिर अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है इनके अगेंस्ट क्राइम करने, अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कंडक्ट कर रहा है इन व्यक्तियों के अगेंस्ट, तो उसे सज़ा हो सकती है। कितने टाइम की सज़ा होगी, तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस एडिशनल फाइन। ठीक है ना, फाइन भी देना पड़ेगा आपको, जेल तो जाओगे, पैसा भी देना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो काउंसिल बनाई गई है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, इनको जो ये काउंसिल बनी है इसके काम क्या है, तो देखिए इसके फंक्शंस होंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एडवाइस करना, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन में, प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी ट्रांसजेंडर पर्सन से उससे रिलेटेड एडवाइस देने में, ठीक है, या फिर लेजिस्लेशन या फिर जो एक्ट लेके आए जाएंगे आगे चल के, या जो प्रोजेक्ट लेकर आए जाएंगे, उन प्रोजेक्ट या फिर एक्ट्स में गवर्नमेंट को एडवाइस करना है कि भैया आप ऐसे ऐसे मेजर लें तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद क्या काम होगा कि जो एक्ट या फिर जो पॉलिसी लेके आई गई है उसकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करना। ऑलराइट, फिर क्या करना, उसके बाद अगला काम इनका कि रिव्यूइंग एंड कोऑर्डिनेशन है ना, आपको कोऑर्डिनेट करना है अलग अलग जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं
या गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको चलना है ताकि बेटरमेंट किया जा सके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का। अगली चीज़, जो भी परेशानियां होंगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के किसी भी पर्सन को, वो अपनी परेशानी को लेके इस काउंसिल के पास जा सकता है और काउंसिल उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई और डायरेक्शन इस काउंसिल को देता है तो उस काउंसिल को वो पूरा करना होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ फंक्शंस हमने डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है, यानी कि कौन कौन इसके मेंबर होंगे। तो इसके अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो जो आपके मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर का नाम बताना है। ऑलराइट, ये आपका पहला होमवर्क हो गया आज का। ठीक है, आज आर्टिकल कम है तो होमवर्क ज़्यादा मिलेंगे आपको, है ना। ठीक है, अगले हम बात करें इसके और मेंबर्स कौन होंगे। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है, वहां से एक एक रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाएंगे। ठीक है, 1 ईच फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, है ना। हर एक रीजन से जो भी स्टेट के मेंबर्स होंगे, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाएगा। फिर 5 मेंबर्स होंगे जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, ये भी 5 कौन कौन से, आपके नॉर्थ से आएगा एक व्यक्ति, एक साउथ से आएगा, एक ईस्ट से, एक वेस्ट से और एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। ठीक है, ये जो मेंबर्स होंगे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के होंगे वो 3 साल के लिए, इनका टेन्योर 3 साल का होगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रांसजेंडर एक्ट से रिलेटेड। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, तो क्या हुआ है देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको हेडिंग में ही मिल जाएगा, इंक्लूजन ऑफ डिसेबल, यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज को, ठीक है, ये डायरेक्शंस दिए हैं कि जो भी डिसेबल व्यक्ति होगा उनके स्टेट या यूटी में, उन्हें आपको ऐड करना है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। ठीक है, ताकि वो व्यक्ति इस एक्ट का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, देखिए जो डिसेबल व्यक्ति है ना, उसको ऑलरेडी कुछ कुछ सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन वो सुविधाएं उसको किसके अकॉर्डिंग मिल रही थी, तो देखिए अब रिसेंटली तो उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके पहले उसे जो सुविधाएं मिल रही थी वो मिल रही थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। ठीक है, ये जो आपकी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये लॉन्च की गई थी विथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने जो पैकेज लॉन्च किया था। ठीक है ना, आपको याद होगा कुछ 10 लाख करोड़ आई थिंक। ठीक है, मैं नंबर भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर क्या था, जो पैकेज लॉन्च किया था उसी में ये योजना को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका देखिए बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो भी आपके गरीब व्यक्ति हैं, आपके देश में जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, उनको फूड सिक्योरिटी इंश्योर कराना इसका मकसद है। ठीक है, हर गरीब व्यक्ति को, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पर, ठीक है ना, एक ऐसी प्राइस जो वो खरीद पाए, उस प्राइस पर जो भी आपके फूड ग्रेन्स होंगे वो उसको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी पाए। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति इसमें एलिजिबल होंगे, तो देखिए जो व्यक्ति आपके टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के अंडर आते हैं वो सभी व्यक्ति इस एक्ट में एलिजिबल होंगे। ऑलराइट, और जो व्यक्ति आपके अंत्योदय अन्न योजना में आते हैं वो भी इसमें आएंगे, और साथ ही साथ जो पीडीएस में आते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आते हैं, वो भी इसमें आएंगे। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम समझेंगे। ठीक है ना, अभी बस आप ये पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा इस एक्ट में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, हर व्यक्ति को, ठीक है ना, हर महीने 5 किलो राशन उपलब्ध कराया जाएगा। किस रेट पर, तो देखिए व्यक्ति को 3 रुपए किलो राइस मिलेगा, यानी कि राइस की प्राइस को कितनी देनी होगी, 3 रुपए। 2 रुपए किलो व्हीट मिलेगा, और जो आपके अदर फूड ग्रेन्स होते हैं वो उसको 1 रुपए किलो में अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, जो व्यक्ति आपकी अंत्योदय अन्न योजना में आता है उसे हर महीने 35 kg फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराया जाएगा पर फैमिली। ठीक है ना, पर हाउस होल्ड। और अगला प्रोविजन जो इससे इंपॉर्टेंट है वो है जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उन्हें 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और या तो फिर वो प्रेग्नेंट हो या लैक्टेटिंग हो या फिर प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद भी उसे 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑलराइट, जो आपको एक बहुत अच्छी स्कीम पता होगी जो सरकार चला रही है,
आपको पता होगा बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड की जाती है ना। मिड डे मील के तहत उनको क्या खाना दिया जाता है ना, 2 टाइम या का भोजन देते हैं, नाश्ता देते हैं और खाना देते हैं। ठीक है, वो स्कीम भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग लॉन्च की गई थी। इस एक्ट में एक प्रोविजन था कि मील्स टू चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, जो 14 साल तक के बच्चे हैं ना, उन्हें मील प्रोवाइड करना है। ठीक है, और क्या होगा इसमें, इसके बेनिफिशरीज और कौन कौन होंगे? तो देखिए, जो व्यक्ति पहले किसी प्रोविजन में या किसी एक्ट में बेनिफिट नहीं हो रहे थे वो सभी इसके बेनिफिशरीज होंगे। ऑलराइट, ठीक है। फिर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी सेटअप की जाएगी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक मैकेनिज्म होगी। ठीक है ना, कोई अलग से बॉडी क्रिएट नहीं हो रही है ना, एक मैकेनिज्म डेवलप की जाएगी। हो सकता है कि आपका जो आपका कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो इसको देखे, या फिर स्टेट लेवल पर हम बात करें तो कोई कमिश्नर इसको देखे। ऑलराइट, ठीक है ना, लेकिन कोई अलग से बॉडी नहीं बनी है कि हम बोलते हैं कि फूड कमीशन बनाई गई हो, ऐसा कोई बॉडी अलग से नहीं बनी है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना ये लॉन्च की गई थी 2000 में। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आएगा पीडीएस और टीपीडीएस का में डिफरेंस। ठीक है, बताता हूं मैं आपको क्या होता है पीडीएस और टीपीडीएस। देखिए, जब आपका ये स्कीम लॉन्च नहीं की गई थी उससे पहले देश में चलता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो भी व्यक्ति गरीब होता था, जो बीपीएल लाइन में आते थे, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन व्यक्तियों को सस्ते दामों में राशन उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये योजना आती है 2000 में। इस योजना में क्या किया गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि जो गरीब है ना, ये जो आपके बीपीएल में आ रहे हैं, इनमें से भी जो सबसे ज्यादा पुअर है उनको चुना गया। ऐसे 1 करोड़ फैमिली को चुना गया। ठीक है, इन फैमिली को बोला गया टीपीडीएस, यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो सबसे ज्यादा गरीब है ना, हम उन्हें टारगेट करेंगे और उन्हें हम हाईली सब्सिडाइज रेट पर अनाज उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, इसलिए मैं वेट कर रहा था इसके साथ समझाने के लिए। ठीक है, तो ये किया जाएगा इस एक्ट में। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2015 में, आई थिंक ये क्वेश्चन 2015 का, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, भले चेक ना भी करो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हम क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ये 3 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू है रिलेटेड विथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उनमें से ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फूड ग्रेन्स आर बीन अलोकेटेड फॉर 80 करोड़ पर्सन आइडेंटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कवरेज अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना, ये पहला स्टेटमेंट हुआ आपका। दूसरा स्टेटमेंट है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी कमीशन एट नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है आपका, कवरेज अंडर द एक्ट इज अंडर 2 कैटेगरीज, हाउस होल्ड कवरेज अंडर द अंत्योदय अन्न योजना एंड रिमेनिंग हाउस होल्ड्स एज प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट। अब आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। ऑलराइट, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये आपका हो गया दूसरा होमवर्क। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विद इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ऑलराइट, तो पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्या है, उसके बाद हम कंटेस्ट देखेंगे। ठीक है, क्यों ये न्यूज़ में आए। तो देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एज अ इलेक्शन रिफॉर्म, आपको पता होगा हमारे इलेक्शन में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लेके आए जाते हैं ताकि इलेक्शन को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो उन्हें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कहते हैं। तो एज अ इलेक्शन रिफॉर्म इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, क्या किया गया था, इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो आम लोग होते हैं या नागरिक होते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, क्या कर सकता है, चंदा या फिर डोनेशन दे सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी पार्टी का काम पसंद आता है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, वो बीजेपी हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है, आपको अगर उस पार्टी का काम पसंद आता है तो आप उसे डोनेशन दे पाएंगे। ठीक है, अब क्या ये पहली बार है आप पहले डोनेशन नहीं दे पाते थे? तो देखिए, बिल्कुल आप पहले भी डोनेशन दे सकते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि कोई व्यक्ति है, अगर वो डोनेशन देना चाहता है तो वो 20,000 रुपये तक का डोनेशन देगा तो उससे कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। 20,000 रुपये का अगर वो डोनेशन दे रहा है, ठीक है ना, तो उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आप ये पैसा कहाँ से लेके आए, ठीक है ना, या फिर कुछ और सवाल। अगर वो 20,000 रुपये से ज़्यादा का डोनेशन दे रहा है तो फिर उससे सवाल किए जाते थे कि भैया आप ये पैसा कहाँ से लेके आए, ठीक है ना,
इस प्रकार के सवाल उससे होते थे। तो इसमें होता क्या था, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो क्या करती थी ना कि ब्लैक मनी बहुत सारा जमा कर लेती थी, ठीक है ना। तो इसमें रिफॉर्म लाने की बात की गई कि हम जो है कुछ चेंजेस लेके आएंगे, इसमें क्या करेंगे। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भैया अब कोई व्यक्ति को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो उसे एक बॉन्ड परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। बॉन्ड वो कहाँ से परचेज करेगा, तो वो परचेज करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है। जो आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ देखिए, इस प्रकार का आपको एक डॉक्यूमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू कर देगा, ठीक है। इसमें आप कितने रुपए तक की बॉन्ड खरीद सकते हैं, तो आप खरीद सकते हैं 1,000 रुपये की बॉन्ड खरीद लें, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, ठीक है। और कोई भी अपर लिमिट सेट नहीं की गई है, ठीक है। यानी कि आप जितनी मर्जी पैसा खर्च करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके मल्टीपल्स में होने चाहिए, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है ना। इसके मल्टीपल्स में अनलिमिटेड कि जितना मतलब दे दो आप, पूरी संपत्ति दे दो पॉलिटिकल पार्टी को, कोई इशू नहीं है अब, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, पहले कोई भी अगर कॉर्पोरेट ग्रुप डोनेशन देना चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को तो एक लिमिट थी 7.5 की, ये कैप था, ठीक है ना, अपर लिमिट, ठीक है। जो भी उसका प्रॉफिट वगैरह होता है उसका 7.5% वो डोनेट कर सकता था किसी पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अब ये कैप हटा दी गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्यक्ति जाएगा बैंक के पास, ठीक है ना, वो बैंक में जाएगा स्टेट बैंक के पास। ये आप मान लीजिए आप ये आपका ये व्यक्ति है जिसका नाम है विनोद, ठीक है ना। ये विनोद जाता है और बैंक में जाकर वो बोलता है कि मुझे एक इलेक्टोरल बॉन्ड आप दे दीजिए, कितने का, 1,000 रुपये का, ठीक है। तो ये बैंक आपको एक ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर देगा। अब सवाल ये है कि आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे खरीद पाएंगे, क्या आप कैश दे सकते हैं, तो कैश नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपको देना होगा चेक, ठीक है ना। आप चेक देंगे बैंक को, बैंक आपको ये ऐसा एक बॉन्ड इशू कर दे देगा। अब ये जो बॉन्ड है ये 15 डेज तक के लिए, यहाँ देखिए ये 15 डेज तक के लिए वैलिड होगा। जिस भी डेट से ये इशू किया गया उससे लेकर 15 दिन, यहाँ पर देखिए डेट डली हुई है 10 अप्रैल 2018। बताइए तो ये कितने दिन के लिए, कौन सी डेट तक ये वैलिड है, तो ये वैलिड है 25 अप्रैल तक वैलिड है, ठीक है ना। तो ऐसे ये 15 दिन तक वैलिड होगा। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, इस बॉन्ड को ले जाकर वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट होंगे, ठीक है ना। एक स्पेशल बैंक अकाउंट बनाया जाएगा हर पॉलिटिकल पार्टीज का जिसमें वो डोनेशन ले पाए, उस बैंक अकाउंट में ले जाके वो इस बॉन्ड वो जमा करा देगा, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज तक डोनेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक और पॉइंट, जो व्यक्ति डोनेशन दे रहा है उस व्यक्ति का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए फिर से देखिए आप इसको, कहीं पर नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या, ठीक है ना। कहीं देखिए किसी लिखा है क्या, विनोद कहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, ठीक है। तो व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए पहले क्या होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को नाम पता चल जाता था कि इस व्यक्ति ने हमें डोनेशन दिया है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती थी, हो सकता है वो मान लीजिए अंबानी ने डोनेशन दिया, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको थोड़ा बहुत बेनिफिट कर देगी। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत गई और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, तो वो ऐसा कुछ स्पेशल प्रोविजन लेके आ सकते हैं जिसको जियो को प्रॉफिट हो जाए कि भैया यार इसने हमें पैसा दिया था इलेक्शन के टाइम पे, हमें काफ़ी मदद हुई थी, चलिए इसका कुछ बेनिफिट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट इस प्रकार के कोई वो ले सकती थी पहले, ठीक है। और गवर्नमेंट किस तरह से मिसयूज़ करती थी इन चीज़ों का, वो क्या करती थी, मान लीजिए ये आपका कोई कॉर्पोरेट ग्रुप है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं टाटा को ले लेते हैं। टाटा ने क्या किया, डोनेशन नहीं दिया बीजेपी को, ठीक है। अब बीजेपी ने बना ली अपनी गवर्नमेंट, अब उसको पता है कि यार टाटा ने अपन को पैसा नहीं दिया था, डोनेशन नहीं दिया था, हम इसके अगेंस्ट में पॉलिसी बनाएंगे जिससे टाटा को लॉस हो, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो आपकी गवर्नमेंट है वो मिसयूज किया करती थी। अब क्या होगा ना, अब डोनर का नाम मेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब पता लगा लो भैया, कहाँ से पता लगाओगे आप, ठीक है। देखिए हर एक चीज़ के ना कुछ ड्रॉबैक्स तो सरकार ढूंढ ही लेती है। कैसे अब नाम पता लगाया जा सकता है, देखिए नाम पता लगाने का तरीका एक ये हो सकता है कि ये जो बॉन्ड इशू किया गया ना वो चेक के थ्रू इशू किया गया है। आपने चेक जमा किया फिर आपको बॉन्ड मिला, तो बैंक के पास तो आपकी डिटेल होंगी ही ना, ठीक है ना, कि किसने बैंक परचेज किया है ये बॉन्ड चेक के थ्रू, ठीक है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है बैंक से डिटेल मांग ले आपकी, ठीक है। तो ये थोड़ी लंबी प्रोसीजर हो जाएगी मांगने की, लेकिन सरकार पता लगा सकती है, ठीक है ना, लगाना चाहे तो, ठीक है। ये बॉन्ड्स जो हैं वो स्पेशल ड्यूरेशन पर ही इशू किए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि साल भर जाके आप खरीद पाएँ कभी भी। देखिए मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ही आप जाके ये बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अलग से आपको डेट भी बता सकती है कि हम ये स्पेशल डेट लेके आ रहे हैं, आप बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा गवर्नमेंट कब करती है, स्पेशल डेट कब लेकर आती है,
ये तो आपकी ऑलरेडी मेंशन है कि जनवरी में इशू होंगी, अप्रैल में होंगी, जुलाई में होंगी, अक्टूबर में होंगी। इनके अलावा जब मान लीजिए कि किसी स्टेट असेंबली के इलेक्शन अनाउंस हो गए, ठीक है, तब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि आप बॉन्ड परचेस आप कर सकते हैं जाके, ऐसा बता सकती है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिसेंटली हुआ भी यही है, इसी कारण ये न्यूज़ में भी आई है। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है सेल ऑफ स्टेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि बिहार में होने वाले हैं इलेक्शन, कब? अक्टूबर और नवंबर में, इस साल के अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, इसी कारण इलेक्टोरल बॉन्ड्स न्यूज़ में आए, ठीक है। और हमने ये पूरा आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी एक होमवर्क आप ले ही लीजिए, ठीक है। इसके आपको 30 वर्ड्स में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिसएडवांटेजेस मुझे बताने हैं और एडवांटेजेस मुझे बताने हैं, दोनों, ठीक है, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना, नहीं बताओगे तो कल मैं बताऊंगा ही, ठीक है, वो तो मेरा काम है ही बताना आपको, नहीं फिर भी कोशिश कीजिएगा कि इसके आप जवाब दे पाएँ। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको आज का हमारा डिस्कशन पसंद आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। एंड प्लीज़ कमेंट योर रिव्यूज़ अबाउट दिस लेक्चर, कैसा था ये लेक्चर, इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर पाएँ। ऑलराइट, so good luck, have a great day and I'll see you tomorrow. Thank you for the discussion.